हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, दिल्ली सल्तनत में सामाजिक व्यवस्था पर। हम लोगों ने मध्यकालीन भारत की जो श्रृंखला शुरू की है उसमें हमने लगभग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने मध्यकालीन भारत की जो कला संस्कृति है, ठीक है ना, जो उनकी विज्ञान प्रौद्योगिकी है या प्रमुख शासकों का योगदान है, उनका कंट्रीब्यूशन है, उन सभी विषयों पर हमने एक एक करके वीडियोस आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं, क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई हैं, ठीक है ना। आज उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में सामाजिक व्यवस्था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत ही कहा जाए कि ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम हो और चाहे मुख्य परीक्षा का स्टेट हो या यूपीएससी हो, दोनों सभी जगह पर, ठीक है ना। इसमें हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में, हालांकि पूरे मध्यकाल में देखा जाए तो सामाजिक व्यवस्था जो है दिल्ली सल्तनत और मुगल दोनों के संदर्भ में पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि यह प्रारंभिक काल है जिस समय मुसलमान जो शासक हैं यहाँ पर आए, मुस्लिम शासक, और उन्होंने यहाँ पर एक मुस्लिम संस्कृति को विकसित किया, भारतीय संस्कृति के साथ उसको अटैच किया, तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, किस तरीके से परिवर्तन हुए, क्या नई चीजें आई। ये सारी चीजों को हम दिल्ली सल्तनत में अलग देखेंगे और उसी तरीके से मुगल संस्कृति के समय में, यानी मुगल पीरियड में, उस समय का समाज, उस समय की जो व्यवस्था है वो कैसे कैसे रही होगी, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो हमने मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत काल में सामाजिक व्यवस्था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS चैनल पर, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, और इस टॉपिक में ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें हम लोग 4-5 चीजों पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। एक, मुस्लिम प्रजाति, कौन कौन सी मुस्लिम प्रजातियां हैं जो यहां पर आई थी। अब कहोगे प्रजाति क्यों, वो मैं चर्चा करूंगा, प्रजाति क्यों कह रहे हैं। फिर उसके बाद सामाजिक ढांचा है, महिलाओं की स्थिति है, दास प्रथा है, शिक्षा प्रणाली है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, पहले भी मैं कह चुका हूं कि किसी भी काल की जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसकी अपनी एक विशेषता होती है, उसी के अनुसार उसको पढ़ना चाहिए, और इसमें भी हम उसी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, कोई भी काल हो, जब हम समाज के बारे में पढ़ते हैं तो समाज का अपना एक ढांचा होता है। क्या होता है? एक ढांचा, और ढांचे के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं, समझ में भी आता है, और सारे पहलू भी उसमें शामिल होते हैं, ठीक ना, सारे कंसेप्ट्स में शामिल हो जाते हैं। उस चीज को हमें यहां देखना चाहिए। देखिए, जब हम समाज पढ़ते हैं तो समाज में सबसे पहले बात आती है तो वो होता है कि समाज का स्वरूप कैसा है, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है ना, उसको हम देखते हैं, नंबर एक। दूसरी बात हम करते हैं इसमें समाज के स्वरूप या प्रकृति के बाद में, उस समय बात करते हैं हम जनरली उसकी वर्ण व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था यानी जिसे हम कहते हैं सामाजिक ढांचा, ओके, उसे कहते हैं। तीसरी जो बात आती है इसके बाद में, वो आती है सामाजिक ढांचे के बाद में, जिसमें हम वर्ण व्यवस्था में हम देखो जाति प्रथा भी देख सकते हैं, सारी चीजें भी देख सकते हैं, वो सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट आता है हमारे समाज का 50% जो हिस्सा है महिलाओं का, कि इस किसी भी काल में महिलाओं की स्थिति कैसी है, ओके, तो महिलाओं की स्थिति के बारे में, ठीक। उसके बाद चौथी जो स्थिति आती है वो आती है किसी भी काल में, खासकर आधुनिक काल में छोड़ दिया जाए तो प्राचीन से लेकर के मध्यकाल तक एक प्रथा जो लगातार चलती रही वो है दास प्रथा। मध्यकाल में आकर के हमने अनह्यूमन समझ करके इस पर हमने प्रतिबंध लगा दिया, अब पूरे विश्व में दास प्रथा कहीं नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मध्यकाल में दास प्रथा को छोड़ दिया जाए, वो सही आधुनिक काल में, बाकी हर काल में दास प्रथा मौजूद थी।
तो किस काल में दास प्रथा कैसी थी, किस तरह की थी, उन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं उनके, देखा जाए तो उनकी सामाजिक शिक्षा प्रणाली कह सकते हैं, या भारतीय संस्कृति में कहा जाए तो इनको हम क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमुख संस्कार कौन कौन से होते हैं। भाई हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में बात की जाए, हिंदू संस्कृति में, तो शिक्षा प्रणाली तो अलग थी ही थी, लेकिन उसके हमारे संस्कारों के साथ ही अटैच थी, ठीक है ना, जिसमें हम कहते हैं उपनयन संस्कार। यानी जिस समय उसके उस जो व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, उसका हम मुंडन करके उसको कहाँ भेजते हैं, उसको गुरु के पास भेजते हैं कि जाइए अब आपका उपनयन संस्कार हो गया है, अब आप शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप जाएंगे। ये प्रमुख संस्कार होते थे। इसी में आपके विवाह संस्कार से लेकर के, ठीक ना, मृत्यु संस्कार हुआ या आपका शिक्षा संस्कार हुआ, तमाम तरह के संस्कारों की गतिविधियां इसमें होती थी, ठीक है ना। वो यहां पे भी हैं, इसमें भी हम लोग देखते हैं। अगली स्थिति आती है इनकी खान पान मनोरंजन की। खान पान मनोरंजन जैसी चीजों के बारे में ये होता है एक समय का, किसी भी समय का समाज का ढांचा होता है, और इस समाज के ढांचे में किसी भी काल में हम लोग देख सकते हैं। अब इस तरीके से पढ़ने से क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये होती है, इसको हम चाहे मौर्य काल में पढ़ें तो भी ढांचा यही है, मुगल काल में पढ़ें तो भी ढांचा यही है, गुप्त काल में पढ़ें तो भी ढांचा यही है, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत में पढ़ें तो भी ढांचा यही है। इससे हम तुलना भी कर सकते हैं, हम इसमें किसी भी पॉइंट को छोड़ते भी नहीं, हर पहलू इसमें शामिल हो जाता है। इसलिए इस ढांचे के अंतर्गत हमको पढ़ना चाहिए। याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इसी तरीके से ध्यान रखना दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था का भी ढांचा होता है, धर्म का भी होता है, अर्थव्यवस्था का भी होता है। हर पहलू का एक ढांचा, स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम इन तरह की चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तौर पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसीलिए अगर सही ढंग से पढ़ते हैं तो इतिहास बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो रट्टा मारते रहिए। कहते ना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पड़ी और सुबह सफा। वो यहां पर अगर आप सही ढंग से पढ़ते हैं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तभी होती है जब आप सही ढंग से नहीं पढ़ते। समझ में आ गया। तो अभी इस चीज को हम यहां पर देखेंगे दिल्ली सल्तनत में कैसे कैसे है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में और भारत से बाहर, खासकर मुस्लिम संस्कृति हो या हिंदू संस्कृति, सामान्य तौर पर दोनों संस्कृतियां कैसी हैं, मात्र प्रधान नहीं बल्कि पितृ प्रधान समाज है। ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का जो समाज है वो कैसा है, ध्यान रखिएगा, पितृ प्रधान है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पुरुषवादी एक सोच है, और जब पुरुषवादी सोच होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, महिलाओं को अधिकार कम मिलेंगे। क्लियर हो गया। तो दिल्ली सल्तनत हो, मुगल हो या कोई भी हो, स्पेशली ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी चर्चा की हुई है, मध्यकाल सामंती काल का प्रतिनिधित्व करता है। सामंती काल होता है, सामंती काल में ध्यान रखिएगा दोस्तों, निम्न वर्ग के पास, महिलाओं के पास अधिकार नहीं होते। मध्यकाल हमेशा सामंती सोच यानी कि उपभोग का काल होता है, और उसमें सिर्फ उन्हीं चीजों को उपभोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कैसा समाज है यह। अब बात आती है कि आखिर इस काल में मुस्लिम प्रजातियां कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं, किस तरीके से हैं। पितृ प्रधान है तो स्वाभाविक सी बात है, पुरुष प्रधान गतिविधियां रहेंगी। अब इसमें हम एक एक करके सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी है क्या क्या है, ठीक है ना। चलिए एवरीबॉडी, यहां तक किसी कोई परेशानी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब मुस्लिम लोग भारत में आए तो मुस्लिम अकेले किसी एक संप्रदाय या किसी भी एक प्रजाति से नहीं है, बल्कि वो कई सारे उपसमूहों या समूहों में विभाजित हैं। ध्यान रखना, भारत में देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले जिनकी चर्चा मिलती है वो है आपके तुर्की मुसलमान, तुर्की मुस्लिम। वो यहां पर आए और सबसे ऊंचा दर्जा उन्होंने अपना प्राप्त किया, तुर्की मुस्लिम। उसके बाद देखेंगे तो यहां पर अफगानी भी हैं,
अफगानी मुस्लिम भी हैं, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे तो आपके कौन है, अरबी मुस्लिम भी है। यहां पर आपके अरबी के साथ साथ देखेंगे तो आपके हबसी भी हैं, अफ्रीकन हबसी। हबसी का नाम सुना है ना, काले से रंग के जो होते हैं, जिनके घुंघराले बाल होते हैं, बहुत छल्लेदार, हबसी, उनको कहते हैं निग्रो। अब कहोगे सर ये भी मौजूद थे, क्यों भाई, रजिया का नाम नहीं सुना? रजिया का जो अमीर आखुर यानी अस्वसाला का जो प्रधान था, वो कौन था? वही तो था जिससे धीरे धीरे रजिया को प्रेम हो गया था, कहा जाता है ना, ये वही व्यक्ति है। क्या नाम था उसका? आप लोग याद तो होगा ही ना, बाकी सब याद हो या ना हो, लेकिन ऐसी चीजें आप लोग कहां भूलते हैं, है कि नहीं? वो भी हबसी ही था, ठीक। और इसके अलावा एक मुस्लिम प्रजाति और भी थी, जिसे हम कह सकते हैं भारतीय मुस्लिम। ओके, तो हम देख सकते हैं कि 5 प्रकार की मुस्लिम प्रजातियां हैं। अब कहोगे सर मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम प्रजातियों के बारे में क्यों? मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मध्यकाल में यानी दिल्ली सल्तनत में हिंदू की जो परंपरा है, हिंदू तो परंपरा जो जैसे पहले से चली आ रही थी वो तो सारी की सारी है ही है, ध्यान रखना, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो तो परंपरा चली आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल मुस्लिम यहां पर आए, उनके बारे में विशेष तौर पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे विभाजित है। बाकी तो हिंदू धर्म में जो परंपरा है वो तो है ही है, चले ही आ रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो परंपरा पहले की तरह ही है, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था में है। उसके बारे में एक लाइन में बताऊंगा, बात समझिएगा। यहां पर सबसे उच्च पद जो है किसका है, ध्यान रखना, इनकी जो स्थिति है वो सर्वोच्च स्थिति है दिल्ली सल्तनत में। समझिएगा, स्टार्टिंग में जितने भी शासक हैं, खासकर इल्तुतमिश, ठीक है ना, बलवन या इस तरह के जो शासक हैं, ये सब के सब कौन थे? तुर्की मुस्लिम है, ठीक। इसलिए सर्वोच्च पद माना गया है और सर्वोच्च स्थिति है, और ये इनकी स्थिति 14वीं सदी तक बनी रही, जब तक कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण नहीं किया और उसने एक चाहे अनचाहे अफगानों को एक मौका दिया था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में अफगान शासक या अफगान जो प्रजाति के मुस्लिम हैं, उनका भाव बढ़ गया, उनका प्रभाव बढ़ गया, और तुर्की मुसलमानों को प्रभाव जो है वो कम हो गया। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? तो ये सारी चीजें रही। और दूसरी बात, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा प्रभाव इनका है, सबसे ज्यादा प्रभाव इनका है। ये सबसे निम्न स्थिति में है, सबसे निम्न स्थिति में है। अब कहोगे कि फिर क्या इनको कहीं पर कोई मौका नहीं मिलता था? दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा उच्च पदों पर यही लोग रहे, इन्होंने शासन व्यवस्था संभाली, सारे काम किए। अफगानी शासक हुए, जिनमें आप देखेंगे अफगानियों में आपने नाम सुना होगा, लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश यही है, ध्यान रखना, ठीक, ध्यान रखिएगा। तुर्की है, अफगानी है, हबसी है, अरबी है, ये सब स्टार्टिंग के हैं, लेकिन इनकी भी स्थिति भारतीय मुसलमानों से कहीं ज्यादा है। सबसे निम्न स्थिति यह है, इनको प्रशासन में भी ज्यादा भागीदारी नहीं की जाती थी। पहली बार किसी भारतीय शासक की जानकारी, भारतीय मुस्लिम की जानकारी प्रथम बार में कहां मिलती है? नासरुद्दीन महमूद के समय में। नासरुद्दीन महमूद के समय में एक शासक, एक व्यक्ति है, अबू रेहान। क्या नाम है? अबू रेहान। और अबू रेहान क्या बन गया था? यह वजीर बन गया था, वजीर पद पर कुछ दिन के लिए रहा, जिसने बलवन को भी, सोचिए, नासरुद्दीन महमूद के दरबार से बाहर निकलवा दिया था। बाद में यह मारा गया, इसको मार दिया गया, अलग बात है, लेकिन पहली बार यह चर्चा सुनती है किसी भारतीय मुस्लिम के बारे में, ठीक है ना। भारतीय मुस्लिम को सबसे ज्यादा मौके, सबसे बड़े स्तर पर जो मौका दिया गया, प्रशासन में मौका मिला, वो मिला खिलजियों के समय में। खिलजी शासकों के समय में इनको मौका मिला।
इसीलिए जो ध्यान रखना, खिलजी शासक भी आपके बाहर से ही आए हैं, तुर्की परंपरा से संबंध हैं, लेकिन उनमें ये सबसे निचले स्तर के थे खिलजी, और खिलजी निम्न स्तर के थे। इसलिए इन लोगों ने भारतीय मुसलमान और निम्न स्तर के मुसलमानों को ज्यादा मौका दिया अपने शासन प्रशासन में, सभी योग्य व्यक्तियों को, और सबको मौका दिया। इसीलिए जब खिलजी शासन स्थापित हुआ दिल्ली सल्तनत में, तो उसे कहा जाता है खिलजी क्रांति कहा जाता है, क्योंकि यह अपने आप में क्रांति है। उच्च वर्ग के तुर्की मुसलमानों को हटा करके खिलजियों ने अपनी सत्ता स्थापित की है, यानी निम्न वर्ग के मुसलमान शासकों की सत्ता स्थापित की है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? खिलजी क्रांति कहा जाता है, क्योंकि निम्न वर्ग ने अपनी सत्ता स्थापित की। तो सबसे बड़े स्तर पर मौका किसने दिया? खिलजी शासकों ने दिया। बाद में इनको मौका और किसने दिया? तुगलक ने भी। तुगलकों के समय में भी मिला, सैयदों के समय में भी मिला, और लोदियों के समय में भी मिला। फिर तो उसके बाद सभी ने इनको मौका दिया है, ध्यान रखना। और इन भारतीय मुसलमानों में दो व्यक्तियों के नाम आप कभी नहीं भूल सकते, सैयद बंधु, ठीक है ना, याद आ रहा ना? सैयद बंधु आपके औरंगजेब के मरने के बाद मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, उससे पहले मुगल शासन को चलाने वाले वो दो सैयद बंधु, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है, वो भारतीय मुसलमान ही थे। ध्यान रखना, वो भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करते थे, भारतीय मुसलमान थे, और उन्होंने सोचिए मुगल शासकों को बनाने हटाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। वो न ईरानी तुरानी नहीं थे, वो भारतीय मुसलमान थे। क्लियर है एवरीबॉडी? ये कंसेप्ट था। तो यहां से इन भारतीय मुसलमानों की परंपरा आगे चलती रही। तो मैं समझता हूं कि आपको ये मुस्लिम प्रजातियां समझ में आ गई होंगी। एवरीबॉडी क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखते हैं सामाजिक ढांचा। ध्यान रखिएगा, सामाजिक ढांचे के अंतर्गत देखें तो अगर हम बात करें सामाजिक ढांचे की, तो हिंदू समाज पूर्व की भांति इसमें इस समय भी पूर्व की भांति 4 वर्ण और अनेक जातियों में बसा हुआ है, अनेक जातियों में बटा हुआ है, बटा है। ओके, तो इसमें जैसे पहले था वैसे ही चला आ रहा है, वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वही अनेक जातियां हैं, कट्टरपंथी विचारधारा है, रूढ़िवादिता है, वो सारी ऐसी चली आ रही हैं। लेकिन इस काल में आकर के सामाजिक ढांचे में स्टार्टिंग में तो मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं था, केवल प्रजातीय भेदभाव था। तुर्की मुस्लिम, अफगानी मुस्लिम, अरबी मुस्लिम, हब्सी मुस्लिम, भारतीय मुस्लिम, केवल इतना ही था। लेकिन जैसे जैसे ये लोग भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ते चले गए, तो उसी तरीके से इनका भी ढांचा बदलना शुरू हो गया। ध्यान रखना, तो यहां पर मुस्लिम जो समाज है, मुस्लिम समाज भी सोचिए विभाजित होने लगा। मुस्लिम समाज भी विभाजित हुआ। कैसे? देख लीजिए। एक चर्चा मिलती है अशरफ की। अशरफ यानी कि ये उच्च स्तर के मुस्लिम हैं, और मूलतः ध्यान रखिएगा, मूलतः कौन है? ये विदेशी हैं। जो विदेशी मुस्लिम हैं वो इसमें आते हैं, जिनका समाज में उच्च स्तर है। ध्यान रखना, एक। और दूसरे हैं अजलफ। अशरफ और अजलफ, ध्यान रखिएगा, ये निम्न स्तर के हैं। इनका समाज में जो स्तर है वो निम्न है, और मूलतः कैसे हैं? ये भारतीय हैं। ध्यान रखना, कैसे हैं? भारतीय। तो ये दो गुट बन गए, एक अशरफ उच्च स्तरीय हायर क्लास के, पठान सैयद उस तरह के जो लोग हैं, बड़े बड़े अपने आप को उच्च स्तर का समझते हैं, और ये निम्न स्तर के अजलफ हैं। बाद में जाकर के अजलफ और अशरफ भी जाकर के समाज व्यवस्था में बदलते चले गए, यानी आगे जाकर के ये और भी ज्यादा विभाजित हो गए। आगे चल करके और छोटे छोटे समूहों में या जाति व्यवस्था की तरह ये भी विभाजित हो गए। जैसे इसमें कहें तो कोई पठान बन गया, ठीक है ना, कोई फकीर बन गया, कोई सोचिए क्या आपके क्या नाम है उनका, कोई सैयद बन गया, ठीक है ना। इनके अलग अलग जाति व्यवस्थाएं बनते चले गए। कोई शेख बन गए,
ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी विभाजित होते चले गए भारतीय समाज की तरह ही, ध्यान रखना। ओके, और दूसरी व्यवस्था इसी में एक चीज और आई, जो निम्न स्तर के या निम्न जाति के मुसलमान जो हैं, ध्यान रखना, यहां पर एक नई परंपरा और आई, निम्न जाति के मुसलमान, जिसकी चर्चा हाल फिलहाल आप लोगों ने भी सुनी होगी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, निम्न जाति के मुसलमानों को, उन्हें हम कहते हैं पसमानदा मुसलमान। पसमानदा, ये निम्न जाति के मुसलमान हैं भारतीय ही। पसमानदा मुसलमान, निम्न जाति के मुसलमान, जनरली वो मुसलमान जो भारतीय हिंदू समाज के निम्न स्तर पर मौजूद थे, यानी जो दलित थे, जिन्होंने अछूत व्यवस्था या छुआछूत की जो व्यवस्था थी उससे अपने आप को बचाने के लिए इस्लाम को ग्रहण कर लिया था, तो वो इसमें शामिल हो गए, मुसलमान बन गए, ध्यान रखना। लेकिन मुसलमानों ने भी उनको निम्न स्तर का ही माना। बस फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि भारतीय संस्कृति की तरह, ध्यान रखना यहां पर दोस्तों, इन सामाजिक व्यवस्था में यहां पर एक सबसे बड़ी चीज थी जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग जुड़े, छुआछूत व्यवस्था नहीं थी। एक छुआछूत की परंपरा नहीं थी मुसलमानों में, जो हिंदू समाज में थी। बेशक ये निम्न स्तर के हैं, लेकिन यहां छुआछूत नहीं थी। दूसरी बात, यहां पर आपस में सहभोज की परंपरा भी थी, यानी कोई भी किसी के यहां खाना खा सकता था। हमारे यहां अभी भी परंपरा ये क्या है हिंदू संस्कृति में, कि निम्न जाति के लोगों के यहां खाना बहुत मुश्किल है। अब वो होटल में दावत दे दे तो अलग बात है, वो भी अलग बात है कि हम होटल में किसके हाथ का खाना खा के चले आए, वो भी अलग बात है। लेकिन हम अपने गांव में, अपने समाज में जाकर के निम्न जाति के घर में खाना नहीं खा सकते, उसकी दावत में नहीं जा सकते। होटल में चाहे उसी व्यक्ति के हाथ का बना हुआ खाना खा लें, उसी की व्यक्ति के हाथ की बनी हुई चाय पी लें। ध्यान रखना, चाय की दुकान पर जाकर के उसी की झूठे गिलास में हम चाय पी के चले आए, होटल में जाकर के उसी की झूठी थाली में जाकर खाना खा के चले आए, चाहे उसी ने धोई हो, सोचना। लेकिन अपने यहां जानबूझ करके नहीं करेंगे। लेकिन मुस्लिम लोगों में यह सहभोज की परंपरा थी, सामूहिक भोज की परंपरा, एक साथ बैठे खाने की परंपरा। तो इसमें यह सबसे अच्छी चीज थी। इसी वजह से निम्न जाति के लोग जो हैं, निम्न जाति के हिंदू समाज के लोग दिल्ली सल्तनत में इस्लाम की तरफ क्या हो गए, मूव होते चले गए। ये एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण जो चीज थी, जो इसमें ध्यान रखिएगा, केवल एक परंपरा नहीं थी, बाकी सब समाज थे। यहां पर ध्यान रखना, वो परंपरा यह थी कि आपस में इन लोगों का वैवाहिक संबंध नहीं होते थे। ध्यान रखिएगा, बस एक चीज थी कि आपस में ये विवाह नहीं करते थे। विवाह वो अपनी अपनी जाति में ही, अपनी अपनी व्यवस्था में करते थे। उच्च स्तर के लोग उच्च स्तरीय परिवारों में ही शादी करते थे। बस ये एक डिफरेंस था, बाकी कोई समस्या नहीं। फिर भी हिंदू समाज की जो परंपरा है निम्न जाति के प्रति, उससे मच बेटर था। यही वजह थी कि ये लोग उधर कन्वर्ट होते चले गए और क्या बन गए, ये, ठीक है ना, जिसकी चर्चा हाल फिलहाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कई बार की है। ओके एवरीबॉडी, तो सामाजिक ढांचे में यह व्यवस्था समझ में आ गई कि क्या परिवर्तन आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है ना, एवरीबॉडी क्लियर। चलिए अब इसी में देखेंगे, तो असली चीज जो आपको बतानी है, अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि स्टडी IQ आप लोगों के लिए मॉर्निंग का P2I बैच लॉन्च कर रहा है। 11 तारीख से बैच ये लॉन्च हो रहा है, ध्यान रखना, 11 तारीख से सुबह 8 बजे। ये दूसरा बैच है। इससे पहले एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एक सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट होने वाला है। मॉडर्न इंडिया मैं खत्म कर चुका हूं, लगभग खत्म होने वाला है, ठीक है ना। ये आपका दूसरा बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है। इसके बाद 2024 को टारगेट करके, अगस्त का 2024 को टारगेट करके, ये बहुत मुश्किल होगा कि कोई नया बैच स्टार्ट हो P2I का टारगेटेड। फाउंडेशन के बैच स्टार्ट होंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए अगर आप 2024 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सिलेक्शन देखना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। ये इंग्लिश और हिंदी तीनों में लॉन्च हो चुके हैं और इन तीनों लॉन्च होंगे। फीस इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, मात्र 29,999 रुपए होगी यदि आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो। ओके एवरीबॉडी क्लियर है। और इसमें आपको
यही चारों स्टेज पर प्रॉपर रणनीति के साथ आपके साथ वर्क किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज जनवरी से पहले कंप्लीट आपका फाउंडेशन तैयार करना, ठीक है ना। सेकंड स्टेज जनवरी से लेकर मई तक प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष तौर पर फोकस करना। तीसरी स्टेज जून से लेकर के सितंबर तक आपका मेंस पर पूरा फोकस करना और मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आपको ज्वाइन करा करके आपके सफलता को सुनिश्चित करना है। रेजिडेंशियल प्रोग्राम का मतलब है कि आप सभी लोगों को बिना एक्स्ट्रा खर्च के हम अपने प्रेमाइस पर बुलाएंगे। जो लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे यहीं पर रहना खाने की व्यवस्था करेंगे और कर रहे हैं, बैच चल रहे हैं ऑलरेडी हमारे इसी तरह के रेजिडेंशियल प्रोग्राम में। और उनको आपको फैकल्टीज से लेकर के मेंटर सब प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहीं पर दिन रात आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे कि आप लोग मेंस में जितना ज्यादा हो सके उतना लिख के आ सके और अच्छे नंबर ला सके, ठीक है ना। और उसके तुरंत बाद आपको इंटरव्यू की तैयारी कराना शुरू कर दिया जाएगा, यानी अक्टूबर से ही। इसके लिए मुख्य परीक्षा के रिजल्ट की आवश्यकता नहीं है, हम तुरंत इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे, जिससे कि जब भी रिजल्ट आए आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सारे डायमेंशंस तैयार हो सके। और इसमें आपके हेल्प करेंगे हमारे साथ के जितने भी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, आईआरएस अधिकारी हैं, वो सब आपको कोऑपरेट करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। साथ के साथ अगर आप हमारे कोड का इस्तेमाल करते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, तो आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं, सारी चीजें भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए अलग से कोई फीस नहीं है, उसी फीस में होगा। ये सब तो सारी चीजें सबको मिलेंगी। मेंटरशिप है, लेक्चर नोट्स हैं, लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, बुक्स हैं, आवासीय परीक्षा कार्यक्रम है, ये सब आपको मिलेगा। एवरीबॉडी इट्स ओके। चलिए, तो समझ में आ गया। अब बात आते हैं इसके बाद में महिलाओं की स्थिति क्या है। मैंने पहले ही कहा कि मध्यकाल में हमेशा महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। ध्यान रखें, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि यह सामंती काल होता है। ध्यान रखना। और सामंती काल में महिलाओं को केवल भोग्या माना जाता है, भोग की वस्तु माना जाता है मूलतः। इसलिए इस काल में भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज, दोनों देख लीजिए। हिंदू समाज से लेकर के मुस्लिम समाज में यहां पर देखेंगे तो पर्दा प्रथा मुस्लिम समाज में बहुत ज्यादा है, मौजूद है। हिंदू समाज में थोड़ी सी कम है, लेकिन है। पर्दा प्रथा यहां पे भी चल रही है, और मुसलमानों की वजह से पर्दा प्रथा और ज्यादा बढ़ी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि हमारी बहू बेटियों पर इन लोगों की या किसी की भी गलत नजर ना पड़े, इसलिए। ओके, दूसरा पर्दा प्रथा के अलावा क्या है, इनका बहु विवाह से की परंपरा है। और बहु विवाह जब होगा तो स्वाभाविक सी बात है, इनके अधिकार, महिलाओं के अधिकार कैसे होंगे, सीमित हो जाएंगे। इनका अपना कोई अधिकार नहीं है। एक पुरुष की 40 रानियां, 50 रानियां, 50 ये है, सारी चीजें चली आ रही हैं, कोई अधिकार नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। दहेज प्रथा, हिंदू हो या मुस्लिम, सब जगह दहेज प्रथा चल रही है, ठीक है ना। इनके लिए शिक्षा के अधिकार बहुत सीमित हैं, शिक्षा का अधिकार नहीं है, ना के बराबर। कौन पढ़ाएगा, ठीक है ना। यहां पर इनको संपत्ति का अधिकार दोनों में से किसी के पास नहीं है। सोचिएगा, संपत्ति का अधिकार नहीं है, कोई भी किसी तरह की कंडीशन नहीं है। अब आप सोचिए कि इनकी हालत क्या है फिर। महिलाओं की स्थिति बहुत ही निम्न स्तर पर है, केवल सज धज के घर में रहिए और भोग की वस्तु बनी रही है, बस इतना ही है। इतनी सी कंडीशन थी। अब आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या होगी। बात समझे कि नहीं? एवरीबॉडी क्लियर? समझ लीजिएगा, ये हिंदू समाज हो या मुस्लिम, सबकी स्थिति कहानी है, ये ध्यान रखना। ये दोनों में है, हिंदू या मुस्लिम, दोनों में सेम कहानी है। ओके, क्लियर है? तो बहुत अच्छी स्थिति यहां पर नहीं है। इसके बाद देखें तो आप दास प्रथा, हिंदू समाज में पहले से दास प्रथा चली आ रही थी, इस काल में दास प्रथा और चली आई। क्लियर है? पहले से चली आ रही थी और यहां पर दास प्रथा यहां भी चली आई, यानी कि दास प्रथा हिंदू और मुस्लिम दोनों में प्रचलित थी।
दोनों में प्रचलित है। बल्कि मुसलमानों के आने के बाद के प्रभाव से इसमें और ज्यादा वृद्धि हुई, और ज्यादा वृद्धि हुई, और ज्यादा बढ़ी। कैसे बढ़ी? देखिए, आप उस देखेंगे फिरोज शाह तुगलक का नाम सुना होगा। फिरोज शाह तुगलक ने इनके लिए अलग से एक विभाग बनाया था, दासों के लिए। क्या नाम था उसका? दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान एक विभाग बनाया, अलग से विभाग बनाना पड़ा। ज्यादा नहीं थे फिरोज शाह तुगलक के समय में, 1,80,000 इतने मुसलमान थे। 1,80,000, 1.8 लाख मुसलमान उसके समय में। सोचिए कितनी बड़ी संख्या में होंगे। और ध्यान रखना, ये जो दास हैं वो पुरुष दास और महिला दास दोनों हैं। महिला और पुरुष दोनों हैं। और इनके जो कार्य हैं वो सभी प्रकार के कार्य हैं, सभी कार्य, चाहे वो कृषि व्यवस्था हो, घरेलू कार्य हो, या किसी दुकान पर या कहीं पर भी सेना में काम करना हो, कहीं पर भी काम करना हो, सभी कार्य इनके लिए सुनिश्चित किए गए हैं, कृषि से लेकर के हर एक स्तर तक। लेकिन इस काल में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस काल में दास प्रथा में एक नया बदलाव देखने को मिलता है। एक नया बदलाव जो भारतीय संस्कृति में नहीं था। ध्यान रखना, एक नया बदलाव जो भारतीय संस्कृति में पहले नहीं था। इसमें दो प्रकार के दासों की चर्चा मिलती है। एक दास होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बंदा दास, ठीक है ना? क्या कहते हैं? बंदा। और दूसरा होता है बुर्दा दास। बुर्दा दास, बंदा दास होते हैं, वो होते हैं जो शाही दास कहलाते हैं। यानी कि राजा महाराजा के यहां बड़े बड़े जो सुल्तान हैं, बादशाह हैं, जो बड़े बड़े अमीर हैं, जो अपने पास रखते हैं, उनको शाही दास कहते हैं। और इन्हें प्रशासन में, ध्यान रखना, प्रशासन में नियुक्त किया जाता है, इन्हें सेना में नियुक्त किया जाता है, और इन्हें अपना सोचिए उत्तराधिकारी भी बनाया जाता है। उत्तराधिकारी बनाया जाता है। साथ के साथ इन्हें अपने परिवार में विवाह का अधिकार भी दिया जाता है। अपने परिवार के बच्चे बच्चियों से शादी करने का अधिकार भी मिलता है। जैसे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? ऐबक का एक तरीके से क्या था? दामाद ही तो था। बलवन कौन था? इसी तरीके से सोचिए, बलवन ने अपनी बेटी की शादी नासिरुद्दीन महमूद से की हुई थी। ये कंसेप्ट है। इनको प्रशासन में उच्च पद दिए जाते हैं, सेना में दिए जाते हैं, इन्हें उत्तराधिकारी बनाया जाता है, विवाह का अधिकार दिया जाता है अपने परिवार से। इसलिए कहते हैं बंदा दास। यानी कि इनकी स्थिति कैसी है? बहुत ही अच्छी स्थिति है, अच्छी। और ये बुर्दा दास कौन है? ये सामान्य दास हैं, सामान्य दास। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आपस में एक दूसरे को क्या करें, यार तुम मेरे बंदे हो। सच में बंदा, बंदा का मतलब ये होता है खुदा का बंदा, यानी कि खुदा का दास, खुदा का शाही दास, खुदा की विशेष कृपा है। बंदा का मतलब ही होता है दास। अब आप एक दूसरे से कहने मतलब जा रहे हैं, ये तो मेरा बंदा है, इसका मतलब मेरा ही गुलाम है, मेरा आदेश का पालन करेगा। लेकिन गुलाम सामान्य गुलाम की तरह नहीं, खास है, ये मेरा अपना बंदा है। समझ में आ गया? बंदा का अर्थ यहां पर क्या होता है? यही है, जो बहुत भरोसेमंद होता है, जिस पर हम पूरा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन काम वो मेरे लिए ही करता है। तभी तो कहते हैं ये मेरा खास बंदा है, ये मेरा बंदा है, इसीलिए कहा जाता है इसको। ओके, क्लियर? ये इस प्रणाली में हम देखते हैं, देखिएगा, ठीक है? चलिए, इसके बाद देखेंगे शिक्षा प्रणाली। इस पीरियड में शिक्षा प्रणाली में क्या है? शिक्षा प्रणाली, ध्यान रखना, हिंदू संस्कृति में पहले की तरह चलती रही। हिंदू संस्कृति में पहले की तरह ही है, पहले की तरह कि उनको सभी तरह का, सभी लोग को मौका मिला हुआ है, वो तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे। और ये शिक्षा कहां चलती है? ये चलती है मठ में, ये चलती है पाठशाला में, ठीक है ना? ये चलती है कहां पर? मंदिरों में, ठीक। इनमें विषय क्या है? वही पूर्व की तरह ज्योतिष,
धर्म यानी कि वेद, पुराण और अन्य विषय जो भी हो सकते हैं, ठीक। लेकिन इस काल में अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में भी शिक्षा की व्यवस्था थी, ध्यान रखना। लेकिन मुसलमानों की जो शिक्षा व्यवस्था है, ध्यान रखना, वो किसमें चलती है? मकतब और मदरसा, इनमें चलती है। और मूलतः ये क्या पढ़ते हैं? अरबी भाषा पढ़ते हैं, अरबी और फारसी में पढ़ते हैं। भारतीय की जो हिंदी और संस्कृत भाषा है उसका इस्तेमाल नहीं करते, अरबी और फारसी। और धीरे धीरे फारसी का प्रभाव बढ़ता चला जाता है, प्रशासन की भाषा बन जाती है फारसी। इसलिए हिंदू हो या मुसलमान, आगे चल करके अगर प्रशासन में शामिल होना है तो आपको फारसी सीखनी पड़ेगी। धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ओके, ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये कंसेप्ट है आप लोगों का मकतब मदरसा का, ठीक। और ये लोग मूलतः क्या पढ़ते हैं? इनका मूलतः उद्देश्य होता है कुरान पढ़ना, ठीक है ना। विज्ञान वगैरह जो है बहुत सीमित है, बहुत सीमित, ना के बराबर। मूलतः ये कुरान यानी कि हम कह सकते हैं मूलतः ये पढ़ते हैं धार्मिक शिक्षा, ध्यान रखना, यह मूलतः है, ये सारी चीजें। ओके एवरीबॉडी, तो ये है आपकी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सारी चीजें जिसके आपको जानना आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और यही चीज एक ध्यान रखेगा, इसी चीज को लेकर के बाद में सूफी संत और भक्ति संतों ने मिल करके इन सारी चीजों को मिला करके एक भारतीय संस्कृति बनाई जिसे हम कहते हैं हिंद इस्लामी संस्कृति। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई किसने? सूफी संत और भक्ति संतों ने मिल करके, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा उनका कंसेप्ट रहा था, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। दोनों संस्कृतियां मिली और आज जब मिलने के बाद आप देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें एक चीज आपको ध्यान देखती होंगी कि हिंदुस्तानी यानी कि हिंद इस्लामी संस्कृति, इसको बढ़ावा देने में किनका योगदान था? भक्ति और सूफी संतों का सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है ना। इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। अब देखेंगे बहुत सारी चीजें, खासकर खान पान मनोरंजन में आप देखते होंगे दोनों संस्कृतियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। दोनों एक दूसरे के त्योहारों से एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। अब जैसे जो हिंदू व्यक्ति रहा, शुरू से उसने दीपावली मनाई, बाद में मुसलमान हो गया, तो सोचिए वो क्या करने लगा? वो सबे बारात मनाने लगा। उसी तरीके से घर को सजाना, दीपक जलाना, सेम उसी तरीके से सबे बारात, सोचिए उसी तरह की परंपरा सेम उसी तरह करने लगे। तो ध्यान रखिएगा, मुस्लिमों में क्या आने लगा? मुसलमानों ने हिंदू संस्कृति की चीजों को अपना लिया, जैसे सबे बारात। एक तरीके से ये क्या है? हिंदुओं की दीपावली की तरह, दीपावली नहीं है, दीपावली की तरह ही मनाता है, ध्यान रखिएगा, ये रही। उसी प्रकार से कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस काल में कॉमन हो गई, खाने पीने से लेकर के। अब आप देखेंगे तो खान पान में भारत में क्या आ गया? सोचिएगा, वहां से आज हमारे खान पान में आ गया कोफ्ता, ये सब उनकी देन है। बिरयानी, ये सब उनकी देन है। खाने पीने में बता रहा हूं मैं, कोफ्ता है, बिरयानी है, ये सब किसकी परंपरा है? वहां की है। आज हम भी बनाते हैं दम आलू, ठीक है ना, इस तरह की चीजें। अफगानी चाप, सोचिए क्या है ये सब क्या है? सब उनकी परंपरा है जो आज हम हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करते हैं। वस्त्र आभूषण में देखेंगे, वस्त्र में सलवार कमीज या सलवार सूट आज हमारी महिलाएं घर में पहनती हैं, सारी चीजें होती हैं, लेडीज बहन बेटियां पहनती हैं, वो सब क्या है? ये इन्हीं की परंपरा है, ठीक है ना। आप पहनते हैं क्या? हमारे यहाँ परंपरा नहीं थी। किसकी? हमारे यहाँ सिंपल सा कुर्ता होता था, धोती होती थी, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन क्या नहीं होता था? शेरवानी,
आज बिना इसके आप लोग सोचिएगा, शेरवानी, आप बिना इसके आप शादी विवाह करने जाते हैं? सोचना, नहीं मुझे तो मान्यवर की शेरवानी चाहिए, फलाने की शेरवानी चाहिए, वहां की खरीद के लेके आऊंगा। लेकिन है तो मुस्लिम संस्कृति ही। ये सब एक दूसरे ने एक दूसरे को दिया है, और दोनों सोचिए, इसी से एक नई भाषा का विकास हुआ। भाषा में ध्यान रखना, उर्दू भाषा मुसलमानों की भाषा नहीं है, बल्कि भारत और उनकी भाषा दोनों के मिलकर के बनी है उर्दू, जिसे हिंदवी कहते थे। बाद में जाकर के हिंदी भी बनी, हिंदी। यही सब है, हिंदी का विकास इसके बहुत बाद में हुआ है। हमारे यहाँ अपभ्रंश थी, अबहट्ट थी, प्रारंभिक हिंदी कहते हैं उनको, लेकिन धीरे धीरे जो वास्तविक हिंदी है वो इन्हीं से मिलकर के बनी है, इन परंपराओं से मिलकर के बनी है, धीरे 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 धीरे। तो इस तरीके से, हाँ, इस तरीके से सारी चीजें आपकी हुई हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज दिल्ली सल्तनत का ये पीरियड समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और आप में से किसी को भी अगर किसी तरह कोई समस्या है पढ़ाई लिखाई से संबंधित या कोर्स परचेज करने से संबंधित, किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे कोड को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी है जिस पर आप मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछिए पढ़ाई लिखाई संबंधित, ऑलवेज विद यू, ठीक है ना। आपको जवाब मिलेगा, कांटेक्ट करेंगे, सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।